नमस्कार। सेकंड ग्रेड के सभी विद्यार्थी, आपका इस चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमने एक टॉपिक शुरू करवा दिया था जिसका नाम था रिडॉक्स। रिडॉक्स के टोटल हमने 4 वीडियो डाले हैं। तीसरा वीडियो आपके क्वेश्चन आंसर का है और 3 वीडियो आपकी थ्योरी के हैं। उसी से ही आपका कंसेप्ट और क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए सेकंड ग्रेड आरपीएससी और उसको ज्वाइन करें, उसको देखें, नोटबुक लेके बैठे। देखो, इस क्लास को लेने से पहले आप अपनी नोटबुक लेके बैठे, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था, अभी फिर कह रहा हूँ, अपनी नोटबुक लेके बैठे और नोटबुक के साथ इसको लिखें। मैं वैसी कोशिश करने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे ऑफलाइन में आपको टीचर्स पढ़ाते हैं, हम लोग भी पढ़ाते हैं, 2008 से पढ़ा रहे हैं। तो कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे नोट्स तैयार करवा दें, जिससे कि कहीं पर भी आपको ऑफलाइन या और कोई चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं हो। यदि आपने हम पे विश्वास रखा है तो आपको सीखना चाहिए। देखिए, कुछ चीज़ें जो आपको नहीं समझ में आती है, आप टेलीग्राम ऐप पर हमको कह सकते हैं और आप हमसे जुड़ सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम का। हिंदी में इसको साम्य अवस्था कहते हैं और इंग्लिश में इसको इक्विलिब्रियम कहते हैं, साम्य अवस्था। देखिए, जो बच्चे समझदार हैं, जिन लोगों ने पढ़ाई शुरू कर दी है, वो जानते हैं कि एनसीईआरटी कितनी महत्वपूर्ण है। तो आपकी पढ़ाई में 4 चाँद लगाने के लिए हम लोग वीडियो के साथ एनसीईआरटी को भी हाथों हाथ, लाइन टू लाइन आपको पढ़ाएंगे। इसमें हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी चलाते हैं और इंग्लिश मीडियम के बारे में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता हूँ। तो दोनों बैच मतलब क्लियर हो सकते हैं। कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम का, कोई बच्चा हिंदी मीडियम का, दोनों मीडियम के लिए ये पॉसिबल है। देखिए, कुछ चीज़ें आप समझने की कोशिश करिए। जैसे सबसे पहले मान लीजिए ये आइस क्यूब है, ठीक है, आइस क्यूब है। इसको थोड़ा सा भी आप टेम्परेचर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसको थोड़ा टेम्परेचर देंगे तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर चीज है। लेकिन यदि कोई मिल्क है, दूध है, और वो खराब हो गया या दही कर्ड में कन्वर्ट हो गया, तो एक बार हो गया, आप इस गैस को वापस ठंडा करके लिक्विड में और ठंडा करके सॉलिड में ला सकते हैं। लेकिन इस दूध को दही में बदलने के बाद आप इसको वापस नहीं ला सकते। जैसे अब्राहम कुन्नू छोटे से बड़ा हो जाएगा तो अब वो कभी बच्चा नहीं बन सकता वापस। या मैं एज के साथ जब 70-80 साल बाद बूढ़ा हो जाऊंगा तो मैं वापस रिकॉल यानी कि बच्चा या नॉर्मल फॉर्म में नहीं जा सकता। या एक पेड़ है, वहां से पत्ता टूट गया तो अब आप उसको वापस उस जगह नहीं लगा सकते। या कोई चीजें हैं जैसे भोजन है, डाइजेशन हो गया, तो अब आप उसका उस फॉर्म में उसको वापस नहीं ला सकते। तो केमिस्ट्री में 2 तरह के प्रोसेस होते हैं, एक होता है रिवर्सिबल प्रोसेस और एक होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। जो प्रोसेस वापस नहीं हो सकते इस दुनिया में वो इरिवर्सिबल है, और जो प्रोसेस हो जाते हैं उसको हम लोग रिवर्सिबल कहते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में इसको अपन और अच्छे से पढ़ेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। हमारे यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम मेनली रिवर्सिबल प्रोसेस पर बात करता है। इक्विलिब्रियम किस पे बात करता है, रिवर्सिबल प्रोसेस पे। तो सारे बच्चे हेडिंग लगाइए, इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करें आप लोग सब बच्चे। मान लो ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। एक रिएक्टेंट है और एक क्या है, प्रोडक्ट है। अब आप क्या देखते हैं कि ये जो रिएक्टेंट है ये किस में बदल रहा है बेटा, प्रोडक्ट में बदल रहा है। और कुछ ऐसी टेक्निक, कुछ ऐसा प्रोसेस जिसमें ये वापस इसमें कन्वर्ट हो जाए, पीछे आ जाए, तो इसको बोलते हैं हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस। अब जब आप देखेंगे कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट हो रहा है, उसी टाइम प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में वापस क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है तो एक टाइम ऐसा आता है जहां पर रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन
और प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन अप्रोक्स इक्वल हो जाती है या एग्जैक्टली इक्वल मान लीजिए, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट और हिंदी में इसको कहते हैं साम्य अवस्था। तो सारे बच्चे लिखेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट इज स्पेसिफिक स्टेट वेयर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्वल। दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। मतलब आपका जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में बदल रहा है और प्रोडक्ट ही रिएक्टेंट में। जितना आप रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हो और उतना ही प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो आप इसको यहां से ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे समझ लीजिए कि रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट, यानी कि जो डी आर रिएक्टेंट है वो डी आर प्रोडक्ट, यानी कि इन दोनों का बनना और खत्म होना दोनों एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। उस कंडीशन को आप लोग क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम कहेंगे। मैं आपसे फिर एक बार बात कर रहा हूं कि रिएक्टेंट जो है कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है रिएक्टेंट। अब एक ही बात बार बार पढ़ाऊं ये ज्यादा अच्छा नहीं है, इसको ग्राफ से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर मान लीजिए ये आपकी कंसंट्रेशन है और यहां पर आप मान लीजिए टाइम, ठीक है। अब टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। रिएक्टेंट का मतलब क्रियाकारक, कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ेगी। ये मान लो आपका प्रोडक्ट है। अब मैं किसी बच्चे से पूछूं कि इसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ है, तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ है वो सारे बच्चे गलत हैं। इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ पर है। ये जो पोजीशन है ये इस टाइम पर इक्विलिब्रियम पोजीशन है। एट स्पेसिफिक पोजीशन वेयर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। आपको ये समझना है कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की जब कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है उस पोजीशन को इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये आपका एग्जैक्टली ग्राफ है। हो सकता है आपके पास परीक्षा में सवाल में ये इक्विलिब्रियम का ग्राफ आपसे पूछ ले कि भैया ये पोजीशन जो है वो कौन सी पोजीशन है, ठीक है। तो डेफिनेशन हो गई कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। दूसरा, रिएक्टेंट जितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है या प्रोडक्ट जितना रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है वो एक जगह क्या हो गया, आपका कांस्टेंट हो गया है। और जब वो कांस्टेंट हो गया है तो उसको आप लोग क्या कहते हो, इक्विलिब्रियम कहते हो, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम की कुछ आइडेंटिटी है कि इक्विलिब्रियम कब बनेगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट प्रोडक्ट खुले में ले लिया, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बंद में लिया। तो ये चीज ध्यान रखना हमेशा, प्लीज ध्यान देना। इक्विलिब्रियम ऑलवेज प्रेजेंट इन क्लोज सिस्टम। बंद तंत्र में ही इक्विलिब्रियम बनेगा, बंद तंत्र होना चाहिए, इसमें कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा। आरपीएससी आजकल अच्छे सवाल पूछने लग गई है, इसलिए आप लोग ध्यान रखना है कि इक्विलिब्रियम कब बन सकता है, जब क्या हो, सिस्टम आपका बंद हो, सिस्टम क्या हो जाए, आपका क्लोज हो जाए, पहली कंडीशन। दूसरा, ये मान लीजिए इक्विलिब्रियम है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। डेल्टा पी नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा टी नॉट इक्वल टू जीरो या डेल्टा वी नॉट इक्वल टू जीरो। प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम या कंसंट्रेशन, डेंसिटी ये नॉट इक्वल टू जीरो है तो इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। क्या मतलब है दीवानों, बात समझो कि इक्विलिब्रियम के लिए प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम भी एक तरह से आपका क्या हो गया, पूरे सिस्टम का कांस्टेंट हो गया, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में। कहने का मतलब है कि डेंसिटी, ये सारी चीजें आपकी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनते समय। तो दो कंडीशन आपको समझ में आ गई, एक तो सिस्टम कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। दूसरा, सिस्टम में कांस्टेंट प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी ये सब क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है
कि जो ये है ये आपका स्टैटिक है या डायनेमिक है। कहने का मतलब है रिएक्शन रुक गई है या रिएक्शन चल रही है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन। तो याद रखना इक्विलिब्रियम की पोजीशन स्थिर नहीं होती, ये हमेशा क्या रहता है, गतिक रहता है, काइनेटिक रहता है, हमेशा मोशन में रहेगा। जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है। तो स्थिर नहीं है, हमेशा क्या हो रहा है बेटा जी, ये चल रहा है। ठीक है सर, हमें 3 कंडीशन बना होगी। पहली, इक्विलिब्रियम क्लोज सिस्टम में होगा। दूसरी, इक्विलिब्रियम जो है वो कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर पे होगा। तीसरा, इक्विलिब्रियम हमेशा क्या होता है, डायनेमिक होता है। अगला, इक्विलिब्रियम उन्हीं में ही होगा जो रिएक्शन रिवर्सिबल है। जो रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है। यानी कि ये मान लो कार्बन है और ऑक्सीजन के साथ जल गया, क्या बना दिया, CO2। तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ये कभी भी इक्विलिब्रियम शो नहीं करेगी। इक्विलिब्रियम के लिए उन रिएक्शन को लेना पड़ेगा जो रिएक्टेंट से क्या बना दे, प्रोडक्ट, या प्रोडक्ट से क्या बना दे, रिएक्टेंट बना दे। तो इस कंडीशन को आप लोग क्या कहोगे, इक्विलिब्रियम कहोगे। क्लियर। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और है कि जो इक्विलिब्रियम है वो हमेशा किस फॉर्म में बनेगा, हमेशा डायनेमिक फॉर्म में बनेगा। इसका ग्राफ ऐसे बना सकते हो आप लोग, कभी कभी अलग अलग बुक्स में इस तरह का भी ग्राफ दिया हुआ होता है, जिसमें हमारे को इस जगह जो है, मान लीजिए ये रिएक्टेंट मान लीजिए, रेट फॉरवर्ड मान लीजिए, और ये रेट बैकवर्ड, ये आगे जाने की रिएक्शन है, ये पीछे जाने की रिएक्शन है, और ये आपका टाइम के साथ ग्राफ दिया हुआ है, किसके साथ, रेट के साथ, फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन। तो याद रखना इस जगह जो है वो आपका क्या मिल रहा है, मुझे इक्विलिब्रियम मिल रहा है। अब लास्ट फाइनल, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेसिक चीज, इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी क्या होगा, 0 होगा। जो बच्चे इस चीज को समझ रहे हैं वो बच्चे होशियार हैं, जो नहीं समझ रहे हैं वो थर्मोडायनेमिक्स जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। आप अभी समझ लेना डेल्टा जी क्या होता है बेटा, 0। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा आरपीएससी में, क्वेश्चन क्या पूछेगा, इनमें से कौन सी कंडीशन इक्विलिब्रियम को फेवर करती है। सिस्टम मस्ट बी क्लोज, बंद होना चाहिए, सिस्टम में प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, सिस्टम रिवर्सिबल होना चाहिए, सिस्टम का डेल्टा जी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर होनी चाहिए, बैकवर्ड रिएक्शन के। यानी कि जितनी फॉरवर्ड चल रही है उतनी की उतनी क्या हो जानी चाहिए, आपकी बैकवर्ड रिएक्शन हो जानी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको इक्विलिब्रियम की कंडीशन और एप्लीकेशन समझ में आ रही है। आप लोग एक बार देख लेंगे इक्विलिब्रियम क्या है, सर क्या बोलना चाह रहे हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन, मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो गया, इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता। दूसरी कंडीशन, रिएक्टेंट प्रोडक्ट और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में इक्वल होना चाहिए। तीसरी मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन, ग्राफ देखें, यहाँ पर इक्विलिब्रियम आएगा, रेट फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। देख ले भाई सुधीर, देख ले प्लीज, यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन बराबर है, और इसका डेल्टा जी क्या है, 0 है। बंद होना चाहिए, प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, उन्हीं रिएक्शन में होगा जो इक्विलिब्रियम होगी या रिवर्सिबल होगी, और कांस्टेंट पे नहीं होगा, ये हमेशा किस पे होगा, जो काइनेटिक्स में हो गए, मोबाइल होंगे चलते रहेंगे उनमें होगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट, डेल्टा जी इसका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये जो कंडीशन होगी वो क्या हो जाएगी, हमारी इक्विलिब्रियम हो जाएगी। ठीक, अब इक्विलिब्रियम के टाइप्स, प्रकार, 2 टाइप के प्रकार होते हैं। इक्विलिब्रियम जो है वो मेनली 2 टाइप के होते हैं। पहला जो अपन पढ़ते हैं वो फिजिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, और एक जो इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे वो दूसरा केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। ठीक है, एक अपन पढ़ेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम और एक पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल में हो सकता है सॉलिड लिक्विड, दूसरा लिक्विड गैस, और तीसरा सॉलिड गैस। आपसे डायरेक्ट सवाल है, सिलेबस में दिया हुआ है और पूछेगा ही पूछेगा, इक्विलिब्रियम सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस और
सॉलिड गैस। क्या मतलब, यदि कोई इक्विलिब्रियम सॉलिड फेज और लिक्विड फेज के बीच में हो रहा है तो वो सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम होगा, जैसे आइस और वाटर का। यदि कोई इक्विलिब्रियम लिक्विड और गैस के बीच में हो रहा है तो वो सेकेंड टाइप का जो है वो इक्विलिब्रियम होगा, लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। और सॉलिड और गैस के बीच का जो इक्विलिब्रियम है वो तीसरे टाइप का इक्विलिब्रियम है, और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का है वो, जैसे अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड ये सॉलिड है और ये गैस है। आप सब जानते हो सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन का जो ये एग्जाम्पल है ये हमारा है सॉलिड गैस का। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको फिजिकल इक्विलिब्रियम के 4 टाइप समझ में आए। केमिकल इक्विलिब्रियम अभी थोड़ी देर में अपन आगे सीखने वाले हैं। पहले आपको सीधा इसमें समझ में आ रहा है कि फिजिकल इक्विलिब्रियम जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं भैया? 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से 3 टाइप है सर? सॉलिड लिक्विड, लिक्विड सॉलिड और सॉलिड गैस। ये हमारे जो टाइप थे वो आपके फेज पे थे कि सर इसमें जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूट है वो वापस रीचेंज हो सकता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आरपीएससी के सिलेबस का, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, समांगी साम्यावस्था। थोड़ा हिंदी देख लेना, इंग्लिश भी देख लेना। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है? जैसे जिसका रिएक्टेंट जिसका प्रोडक्ट दोनों ही सेम फेज में हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? होमोजीनियस इक्विलिब्रियम कहते हैं। सर कैसे? जैसे मान लीजिए PCl5 PCl3 प्लस Cl2, तो आप लिखेंगे इन होमोजीनियस इक्विलिब्रियम reactant and product both are present in same phase। किसमें प्रेजेंट होंगे? सेम फेज में प्रेजेंट होंगे। तो वो जो इक्विलिब्रियम होगा उस इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या कह देंगे बेटा? होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सॉलिड में ही है सारे। सॉलिड का तो कैसे लाओगे? तीनों गैस में है, या सॉलिड लिक्विड में है, या लिक्विड गैस में है। तो ऐसे जो इक्विलिब्रियम होंगे जिनमें तीनों फेज सेम होगी, रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों की फेज जो है वो क्या होगी? सेम हो जाएगी। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या कह देंगे? होमोजीनियस इक्विलिब्रियम कह देंगे। अगला जो है हेट्रोजीनियस। लिखो भाई शिव प्रकाश, हेट्रोजीनियस विषमांगी साम्यावस्था। विषमांगी साम्यावस्था क्या होगी बेटा? जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आरपीएससी सीधा सवाल पूछेगी, सॉलिड गैस, गैस सॉलिड, लिक्विड सॉलिड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सॉलिड लिक्विड। यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो फेज है, जो फिजिकल स्टेट है, लिक्विड सॉलिड गैस तीनों, ये अलग अलग होगी। तो वो क्या हो जाएगी? हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम हो जाएगा। जैसे आपसे सवाल पूछा हुआ था, मैंने देखा भी था आरपीएससी में कि ये सवाल आया हुआ है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? साफ ही दिख रहा है सर ये लिक्विड है वो गैस है। तो इस प्रकार का जो इक्विलिब्रियम होगा वो कौन सा इक्विलिब्रियम हो जाएगा हमारा? बोलिए भैया। वो जो इक्विलिब्रियम हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। और जो पहले वाला जो इक्विलिब्रियम था वो कौन सा इक्विलिब्रियम हो जाएगा? होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो ये आपकी डेफिनेशन हुई होमोजीनियस इक्विलिब्रियम की और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम की। आरपीएससी के सिलेबस में जो इक्विलिब्रियम है वो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम और इट्स एप्लीकेशन है। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम और इसके क्या है? उपयोग है। तो वहीं से आपको सीखना है क्या? समांगी साम्यावस्था, समांगी साम्यावस्था, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। ये जो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है वो ये है। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम जो है बेटा वो ये है। ठीक है, तो ये हमारा आज का बेसिक टॉपिक हुआ।
इसमें अभी कुछ और ऐड करते हैं। ये देखिए, ये हमारी एनसीईआरटी है और अपन इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन वगैरह जो भी चीजें हैं वो आपको यहाँ से देखते चलना है। जो भी आपको समझना है वो लाइन टू लाइन आप एनसीईआरटी से सीखें। जितना आप सीखेंगे उतना आप अच्छा करेंगे और जितना आप नहीं सीखेंगे उतना फिर समस्या में चलते जाएंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे बेटा जी। ठीक है, एक मिनट, ये चलो आओ, ये हो गया डायनेमिक इक्विलिब्रियम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या मतलब है? ये दो तीर की दर्शाते हैं। देखो ये दो तीर दर्शाते हैं कि दोनों दिशाओं में प्रक्रिया साथ साथ होती है। आजकल आरपीसी सीधी एनसीईआरटी की लाइनें ले रही है, समझे आप, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन आएगी। अभिकारक और उत्पाद साम्य अवस्था पर मिश्रण को साम्य मिश्रण कहते हैं। साम्य मिश्रण का मतलब आप समझ ही गए होंगे। इक्विलिब्रियम, भौतिक प्रक्रम और रासायनिक प्रक्रम दोनों में साम्य अवस्था स्थापित हो सकती है। अभिक्रिया तीव्र मंद हो सकती है, इस परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। क्वेश्चन समझना, स्थिर ताप पर एक बंद पात्र में, इंपॉर्टेंट चीज मैंने बात बोला था, इक्विलिब्रियम कब बनेगा? ताप स्थिर होना चाहिए और पात्र में जो सिस्टम है वो क्लोज होना चाहिए। कंसंट्रेशन एक की कम होती है, एक की बढ़ती है, लेकिन एक समय के बाद ना कोई कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जिसमें रिएक्शन क्या होती है, रिएक्टेंट पूरा का पूरा क्या हो जाए, खत्म हो जाए। वह अभिक्रिया सेकंड जिसमें कम मात्रा में उत्पाद बनता, मतलब रिएक्टेंट बनता ही नहीं है। और तीसरा, जिनमें क्रियाकार और उत्पाद साम्य अवस्था में क्या होती है, एक दूसरे से आप क्या कर सकते हो, उसको कंपैरिजन कर सकते हो कि भैया क्या क्या चल रहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, साम्य अवस्था पर अभिक्रिया किस सीमा तक पूर्ण होती है, ये उसकी प्रायोगिक परिस्थितियां जैसे सांद्रता, टेम्परेचर आदि पे निर्भर करती है। इंडस्ट्री और लेबोरेटरी में ऑप्टिमम कंडीशन बहुत जरूरी है ताकि साम्य अवस्था का झुकाव इच्छित उत्पाद की दिशा में हो। देखो समझने की कोशिश करिए, ये जो चीजें हैं ये एनसीईआरटी है और एनसीईआरटी को 3-4 बार यदि व्यक्ति पढ़ता है तो उसको थोड़ा समझ में आता है। और आयंस के बीच में जो इक्विलिब्रियम होगा उसको आयनिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। अब अपन पढ़ते हैं फिजिकल प्रक्रम या फिजिकल प्रोसेस में जो इक्विलिब्रियम होता है। मैंने अभी बोला था आपको सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस और सॉलिड गैस। तो लिक्विड सॉलिड, सॉलिड गैस और लिक्विड में अपन लोग अलग अलग ये बनाया इन्होंने, ये रहा, आपको पता ही है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं। यहाँ पर पढ़िए, एट एटमोस्फियर प्रेशर किसी शुद्ध पदार्थ के लिए वे ताप जिस पर ठोस व द्रव प्रावस्थाएं साम्य अवस्था में होती है उसे मानक गलनांक या हिमांक कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हिमांक की डेफिनेशन ही यही है। कोई आदमी कहता है जहां पर गलता है कोई चीज वो हिमांक होता है, वो नहीं है। आज आप पढ़ने की कोशिश करिए, जिस पर ठोस व द्रव प्रावस्थाएं साम्य अवस्था में होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, दोनों एक दूसरे के विपरीत चलती है और इनकी दर भी क्या होती है, सेम होती है, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की रेट क्या होगी, बराबर होगी। अब लिक्विड वेपर में भी सेम टू सेम बात चलेगी। एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है वो आपको सीखना है कि कैल्शियम क्लोराइड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बैटरी इसमें इक्विलिब्रियम चल रहा है, ये रहा जल और ये लिक्विड वेपर का इक्विलिब्रियम है। क्लियर? अब यहाँ पर आप पढ़िए, किसी शुद्ध द्रव के लिए एक वायुमंडलीय ताप पर वह ताप जिस पर द्रव और मतलब द्रव और वाष्प अवस्था साम्य पे आ जाए उसको द्रव का क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। मतलब द्रव के क्वथनांक पर इक्विलिब्रियम होता है, द्रव के हिमांक पर, सॉलिड के हिमांक पर भी इक्विलिब्रियम होता है। ये चीजें आपको क्या करनी है, समझनी है। और इतनी ऐसी लाइनें, सीधी लाइनें लिखी हुई होती है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है हिंदी मीडियम का, इंग्लिश मीडियम तो समझ जाता है। द्रव का क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है, ये स्थान के उन्नतांश यानी कि ऊंचाई पर निर्भर करता है। अधिक उन्नतांश पर द्रव का क्वथनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आप लोग पढ़ते ही हाई प्रेशर पर, हाई एल्टीट्यूड पर, हाई ज्यादा ऊंचाई पर बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगला सॉलिड वेपर,
अभी अभी आपको मैंने एग्जाम्पल पढ़ाया आयोडीन का, कपूर का, अमोनियम क्लोराइड का, ये सारे सप्लीमेंशन देते हैं। ठीक है, अब ये भी साम्य ही है। द्रव में ठोस या गैस में घुलनशीलता, ये अपन सॉल्यूशन में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सॉल्यूशन का जो चैप्टर होता है उसमें हेनरी प्रिंसिपल और ये चलते हैं। आप इस टेबल को देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। ये देखो हेनरी नियम है ना, ये अपन वहां पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये लिक्विड वेपर यानी कि ये कांस्टेंट है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर। सॉलिड लिक्विड यानी कि मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या है, फिक्स है। सॉलिड सॉल्यूशन यानी कि विलयन में विलय की सांद्रता निश्चित टेम्परेचर पर क्या है, कांस्टेंट है। गैस एक्वस फॉर्म में यानी कि ये जो कंडीशन है, कौन सी कंडीशन, गैस का और लिक्विड का जो रेशियो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या है, फिक्स है। साम्य अवस्था के क्या क्या लक्षण है, क्या क्या करेक्टर है बताओ। ये केवल बंद में हो सकता है, दो दो तीन तीन बार आपने लिख लिया। ये एक दूसरे के विपरीत होगा, गतिक होगा, स्थायी अवस्था होगी, काइनेटिक्स होगा, चलता रहेगा। सभी कांस्टेंट होने चाहिए, टेम्परेचर, प्रेशर, ये प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो ये देखो, ये क्या कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। 7.1 वो वाली कंडीशन अप्रूव्ड होनी चाहिए, फॉलोड होनी चाहिए। और लास्ट में किसी भी समय इन राशियों का मान ये दर्शाता है कि समय अवस्था पहुंचने के पूर्व भौतिक परिक्रम किस सीमा तक आगे बढ़ चुका है। ये इनके क्या है भैया, करेक्टर है। अब दूसरा जो हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम है। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या करते हैं हम लोग, कोई भी रसायन जो होता है, PCl5 है, PCl3 है, अमोनिया है, हेबर प्रोसेस है, इनको हम लोग क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम में कंडीशन में सेट करते हैं। आपको मैंने बताया था A B C D। देखिए आप लोग, मैंने उस वक्त भी आपसे चिल्ला चिल्ला के कहा था कि ये पोजीशन आपकी इक्विलिब्रियम स्टेट है, यहाँ पर कहीं पे भी इक्विलिब्रियम लिखा हुआ नहीं है। क्लियर है। ये एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, आप चाहें तो इसको NCERT से रीड कर सकते हैं, काम का नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ डाई हाइड्रोजन, यहाँ डाई नाइट्रोजन और ये अमोनिया। देखो यहाँ पे कम हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ पे भी ये भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन अमोनिया आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो अमोनिया की प्रिपरेशन का ये एक ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इसको समझ पाओ आप इस ग्राफ को भी, तो बहुत अच्छा ग्राफ है। यहाँ पर H2I2 है, यहाँ पर H2I2 है। यहाँ देखेंगे HI की कंसेंट्रेशन, यहाँ देखेंगे HI की कंसेंट्रेशन, दोनों एक ही चीजें हैं। इसमें कोई चीज ऐसा नहीं है कि आप इसको नहीं समझ पाओ। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो हमारा इक्विलिब्रियम का है, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम का था। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही एक ही पोजीशन। ठीक है, तो आप लोग चैनल पे जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को सब्सक्राइब कराएं। और कोई कमी पैसी लग रही है तो देखें, अभी शायद ये थोड़ा कैमरा घूम गया है इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है। कक्षा में इधर उधर ऑनलाइन कक्षा है तो थोड़ी कम पता चलती है कि भाई क्या कैमरा है क्या नहीं है। ठीक है, तो मैंने कोशिश की है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम की परिभाषा समझाने की। बाकी जो चीज़ें हैं फिर अपन आगे करेंगे। थैंक यू।